Hello, good evening all. So wait 1 minute for other aspirants. This is something about me, your speaker's introduction, not more interested. So here we are. So जैसे हम बात करने वाले हैं आज कैंसर के बारे में, बेसिक टू एडवांस। तो हमारी जो ऑडियंस है आज, सभी तरह की ऑडियंस है, नॉट ओनली फ्रॉम साइंस, बट सभी जो एस्पेक्ट है, सभी जो फील्ड्स हैं, उसमें से ऑडियंस है। और मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि उन सभी को इजी से इजी लैंग्वेज में हम सिखा सके। और बाद में हम CSR के पॉइंट पे आएंगे और उसके क्वेश्चन भी मैंने रखे हैं, तो पिछली बार की तरह हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात, आज का एजेंडा क्या रहने वाला है। जैसे हमारे बात करते हैं हमारे एजेंडा के बारे में, तो पहला होगा टॉपिक लर्निंग, कि हम टॉपिक को पहले लर्न करेंगे पूरा का पूरा। फिर उस टॉपिक में से सिखाए गए पॉइंट में से अगर आपको किसी में डाउट है तो उसका हम रखेंगे Q&A सेशन 1। फिर जो लोग CSI नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है वो बहुत ही हॉट फेवरेट है, तो उस टॉपिक के रिलेटेड अब तक के जो क्वेश्चंस हैं, सॉरी, उसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा होगा उस क्वेश्चन के बेस पे Q&A सेशन 2। और जैसे आप जानते हैं मैं हर बार आपको गिफ्ट्स देता हूं, तो इस बार भी आपको गिफ्ट्स बहुत सारे बीच बीच में मिलते रहेंगे। तो पहला गिफ्ट हर बार की तरह यही है कि ये PPT आपको पूरी की पूरी मिल जाएगी, लेकिन उन लोगों को जो आखिर तक इसमें बने रहेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले जैसे हम अपने आप को प्रॉमिस देते हैं, मैं आपको देता हूँ, आप मुझे प्रॉमिस देते हैं, वैसे आज हम प्रथा अपनी कंटिन्यू रखेंगे। तो मेरा आपको ये प्रॉमिस है कि अगर आप ये 1-2 घंटा पढ़ लोगे तो आपको कैंसर के बारे में सब कुछ आ जाएगा। और अगर आप CSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आपको बहुत ही ये हेल्पफुल रहने वाला है। और आपको मुझे ये प्रॉमिस करना है कि पूरे के पूरे वेबिनार में आप अपना पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन 100 नहीं 200% यहाँ पे लगाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे कैंसर के बारे में। तो कुछ इंसान होते हैं आम जिंदगी जीने वाले, फिर उनके पास कुछ गलत सुपर पावर्स आ जाती है, और उस पावर से होता क्या है, कैंसर। यानी कि उसमें थोड़ा सा ईगो आ जाता है, नई नई चीजें आ जाती है जो काम की नहीं होती। तो हमारा कैंसर भी कुछ उसी तरह का है। तो व्हाट इज कैंसर। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में 10⁻39 सेल होते हैं, और उस सेल का रेगुलेशन होता है। कैन कुछ सेल बनते हैं, कुछ टाइम के बाद वो मर जाते हैं। लेकिन कोई सेल अगर बिगड़ जाए, उसके पास सुपर पावर आ जाए और वो मरने से बच जाए, यानी कि वो अमर हो जाए, अनमोर्टल हो जाए, तो क्या होगा। तो होगा कैंसर, कि वो अनडिफाइंडली डिवाइड करता रहेगा, वो बढ़ता ही जाएगा, कहीं पे भी वो नहीं रुकेगा। तो उसी को बोलते हैं कैंसर इज डिफाइंड एज कंटिन्यूअस अनकंट्रोल, जिसके पास सब कुछ आ जाता है, कुछ बुरी चीजें उस पे खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, कंट्रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ सेल्स। अ ट्यूमर नियोप्लाज्म यानी न्यू ग्रोथ इज अ एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, यानी कि सेल का एबनॉर्मल विदाउट एनी रेगुलेशन जो बढ़ता जाए उसका ग्रोथ, एक में से दो, दो में से चार, चार में से आठ, सेल बढ़ते जाए बिना किसी रेगुलेशन के, तो उसको बोलेंगे हम ट्यूमर। अब इस ट्यूमर के दो टाइप हैं, एक है नॉर्मल और एक है हाईफाई, यानी कि बेनिंग एंड मैलिग्नेंट। कुछ बच्चे कैसे होते हैं कि घर पे ही रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चों का कैसा रहता है कि वो घर पे नहीं रहते, घर पे रहेंगे, फिर बाजू वाले के घर पे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर पीछे जाते रहेंगे। तो इसमें क्या है, बैनिंग ट्यूमर का मतलब क्या है कि अगर आपको हाथ में ट्यूमर हुआ है तो वहीं पे रहेगा, वो फैलेगा नहीं, जैसे कोरोना फैल रहा है वैसे फैलेगा नहीं। और फिर आता है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट क्या है, अगर आपको किसी भी जगह पे हुआ है, लाइक हाथ पे हुआ है, तो फिर वो हाथ में जाके आपको गले में होगा, गले में जाके हार्ट में होगा, हार्ट में जाके पैर में होगा, यानी कि वो मेटास्टेसाइज होता है। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होता रहता है, पूरी बॉडी को वो ट्यूमर राइज कर देता है। तो वो कौन सा, मैलिग्नेंट। और बेनिंग कैसा, सीधा साधा जहां पे हुआ है वहीं पे वो रहेगा। लेकिन मैलिग्नेंट क्या है, वो फैलता जाता है, अपनी जो
बाउंड्रीज है वो बढ़ाता जाता है। इसीलिए सबसे डेंजरस कौन है, वो है मैलिग्नेंट। ये तो नॉर्मल टाइप थे, लेकिन सेल के टाइप पे भी कि कहाँ पे ट्यूमर हुआ है, उसके बेसिस पे भी 3 या 4 टाइप के ट्यूमर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है कार्सिनोमा, यानी कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल। 90% ऑफ दिस कैंसर, जो कैंसर के टोटल टाइप्स होते हैं उसमें 90% कौन से होते हैं, कार्सिनोमा होते हैं। क्यों होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल डैमेज की वजह से। फिजिकल में कौन गिन सकते हैं, फिजिकल में हम सनलाइट गिन सकते हैं। हम जानते हैं कि सनलाइट में क्या होता है, यूवी रेज होता है, गामा रेज होता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारे स्किन कैंसर होते हैं, आई में भी प्रॉब्लम होता है। फिर आता है सार्कोमा, वो खाली 1% ही रहता है लेकिन बहुत ही हार्ड रहता है। वो कहाँ होता है, कनेक्टिव टिश्यू में, यानी कि मसल में और बोन में होता है। फिर आता है सबका भाई ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, वो 8% टोटल कैंसर में पार्ट रहता है, और वो सबसे डेंजरस भी है, क्योंकि वो होता है हमारे इम्यून सिस्टम में। जो हमारी मिलिट्री है, जो हमें दूसरे जो जीव है, दूसरे वायरस से, दूसरे बैक्टीरिया से, उससे बचाती है, वो उन्हीं पे अटैक करता है। इसलिए उसको हम लिक्विड ट्यूमर भी बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा कौन रहेगा, कार्सिनोमा, फिर आएगा ल्यूकेमिया, फिर लिम्फोमा, और फिर आएगा सार्कोमा इन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज। तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं सेल में जब वो कैंसरस सेल बन जाता है। कैंसरस यानी उसके पास अभी कोई रेगुलेशन है नहीं, उसको कोई टोकने वाला नोकने वाला है नहीं, वो अपने आप से काम करेगा। तो पहला होता है इमोर्टलाइजेशन, यानी कि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। वो अभी मरेगा नहीं, वो अभी सीनेसेंस होगा नहीं, यानी कि वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, एक में से दो, दो में से चार, और अपने जैसे दूसरे कैंसर सेल बनाता ही जाएगा। फिर आएगा ट्रांसफॉर्मेशन, नॉर्मल सेल टर्न इनटू कैंसरस सेल, क्योंकि नॉर्मल सेल में सभी रेगुलेशन क्या होते हैं, मायने रखते हैं। वो नॉर्मल रेगुलेशन सरकार की मुजब चलता है, लेकिन जो डॉन बन जाता है वो सरकार के हिसाब से नहीं चलता, वो खुद की मनमानी करता है। मेटास्टेसिस, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह फैलना, जैसे हमने बोला था मैलिग्नेंट ट्यूमर, वो क्या होता है, मेटास्टेसिस वाला होता है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह वो फैलता जाता है। तो ये देखिए डिफरेंस, देखिए नॉर्मल सेल में और मैलिग्नेंट सेल में, यानी कि कैंसरस सेल में। ये देखिए नॉर्मल सेल, ये एक लेयर है कि ये देखिए बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, जितनी जगह है उससे ज्यादा। अगर मैं बेस्ट एग्जांपल दूं, तो जैसे हम जानते हैं कनाडा, कनाडा में उतना ही पर्सन रहते हैं जितनी वहां पे जगह है। लेकिन अगर बात करें हम भारत की, भारत में कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, क्यों, क्योंकि एक जगह में जरूरत से ज्यादा लोग रहते हैं। ये रिपोर्ट आ चुका है। तो ये होता है कैंसर में। तो हमारे भारत में हम कैंसर का उदाहरण दे सकते हैं। अभी बात करते हैं मेटास्टेसिस, यानी कि कैंसर एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलता है। ये इंटरनल बॉडी की बात है, ऐसा नहीं कि एक ह्यूमन में से दूसरे ह्यूमन में, नहीं ऐसे नहीं फैलेगा। लेकिन हमारे बॉडी में हमें कहीं कैंसर हुआ है, तो वो दूसरी जगह पे कैसे माइग्रेट होगा, यानी कि अगर मुझे लंग में हुआ है तो वो लीवर में कैसे माइग्रेट होगा। तो पहले ये देखिए, यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको रेड कलर का, वो ट्यूमर सेल है, और ये सेल लाइन है, और ये कनेक्टिव टिश्यू, और ये बीच में देखो ये है ब्लड कैपिलरी, जहां से पूरी की पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। यहाँ पे यानी कोई भी यहाँ पे प्रवेश ले लिया, यहाँ पे एंट्री हो गई, मतलब वो पूरी बॉडी में जा सकता है। तो होगा क्या, सबसे पहले वो जो बेजल लेमिना है, जो सेल को रोके रखती है, उसको वो तोड़ देगा। उसको तोड़ने के बाद वो आएगा कनेक्टिव टिश्यू में, और वहां से वो सीधा जाएगा ब्लड वेसल में। वो सारे सेल अभी कहाँ पे आ गए, ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल से वो जाएगा किसी और ऑर्गन में, और वहां पे भी खुद का फैलावा करेंगे, और वहां पे भी ट्यूमर करेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेटास्टेसिस। ये देखिए यहाँ पे दूसरी जगह पे, ये देखिए लीवर में आ गया, एपिथेलियम में से जहाँ क्या आ गया, लीवर में कैंसर आ गया, उसको हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेसिस। अब ये 3 तरह के मैंने सेल रखे, इनमें से एक नॉर्मल सेल है, एक डिस्प्लेसिया, यानी कि एक सेल क्या है, नॉर्मल जब सेल डिवाइड होता है उस तरह का सेल है, और एक सेल है कैंसर का। तो कौन कौन सा सेल हो सकता है, तो पहला सेल कौन सा है, नॉर्मल सेल, जो नॉर्मल डिफरेंशिएट होता है। दूसरा है डिस्प्लासिया, यानी कि जो सेल डिवाइड हो रहा है, नॉर्मली डिवाइड हो रहा है, जैसे हर सेल होते हैं जो रेगुलेटरी डिवाइड होता है। और तीसरा है इन्वेजिव कार्सिनोमा, यानी कि ये कैंसरस सेल है। अगर आप देखें तो इन 3 चीजों में एक चीज बहुत ही कॉमन नहीं है। कॉमन साइज कॉमन हो सकती है, लेकिन एक चीज बहुत ही डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, वो ब्लैक डॉट देख रहे हैं, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, यानी कि जहां से सबका कंट्रोल होता है, जहां पे डीएनए होता है। तो नॉर्मल सेल में तो यहाँ पे इतना छोटा रहेगा, डिस्प्लासिया में बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे रेप्लिकेशन होता है, नॉर्मल जीनोम में वो डबल हो जाता है। लेकिन कैंसर सेल में तो वो तो बढ़ता ही जाने वाला है, बढ़ता ही जाने वाला है। इसकी वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा होता है। ये देखिए नॉर्मल सेल देखिए, ट्रांसफॉर्म यानी कि कैंसरस सेल देखिए, नॉर्मल सेल में ये देखिए एक लेयर में सेल रहते हैं, उसको बोलते हैं कांटेक्ट इनिबिशन, यानी कि एक सेल दूसरे सेल के कांटेक्ट में आता है तो वो अपना ग्रोथ छोड़ देता है, उसको बोलेंगे हम कांटेक्ट इनिबिशन। लेकिन ऐसा कुछ भी ट्रांसफॉर्म सेल में नहीं आता, ये तो अपने ऊपर माला के माला माला बनाया जाता है, यानी कि फ्लोर पे फ्लोर बनाया जाता है। ये देखिए, ये मैंने रखा है कि लंग कैंसर कैसे लीवर में आ गया, देखिए
जब भी कोई कैंसर यानी कि हार्ट का कैंसर हो, वो अगर लीवर में जाएगा, लंग में जाएगा, कहीं भी जगह पे जाएगा, तो वो उसके जैसे ही सेल बनाएगा। जैसे हम जानते हैं कि हर ऑर्गन में अपने डिफरेंट डिफरेंट सेल होते हैं, तो ये देखिए इस तरह के सेल पाए जाते हैं लंग में, लेकिन अभी ये ट्रांसफॉर्म हुआ है लीवर में, फिर भी वहां पे ट्यूमर हुआ है, तो सेल कैसे बनाएगा? सेल बनाएगा वो लंग के ही, ना कि ट्यूमर के। तो अभी प्रॉपर्टी क्या है, कैंसर सेल में क्या क्या चीजें आती है, कैंसर सेल किसको हम बोलेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है ये देखेंगे। तो नो कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, यानी कि एक क्या होता है, सेल डेंसिटी जब बढ़ जाती है, सेल का एक लेयर बन जाता है, तो उससे आगे वो सेल ग्रो नहीं होते, उसको बोलेंगे हम कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। सेल जब एक सेल की इंटरेक्शन में आता है तो वो क्या हो जाता है, ग्रोथ करना छोड़ देता है। उसके आगे में एक फोटो भी देखेंगे, सेल्फ सफिशिएंट इन ग्रोथ सिग्नल, उसको भी कोई नहीं बोलेगा कि तू ग्रो कर, तू रुक जा, उस किसी की सुनेगा ही नहीं, वो खुद से ही सारे के सारे डिसीजन लेगा कि मुझे कितना ग्रो होना है। फिर आता है इनसेंसिटिव टू एंटी ग्रोथ सिग्नल, जब सेल का ग्रोथ हो जाए नॉर्मल सेल का, तो अंदर से एक सिग्नल आता है कि अभी भाई तुम्हारा काम हो गया, अब तुम रुक जा। वो सिग्नल का रिस्पॉन्स ये नहीं देगा, कौन? कैंसर सेल। रेजिस्टेंट टू एपोप्टोटिक डेथ, एपोप्टोटिक डेथ यानी कि जो नॉर्मल सेल है उसमें कोई डैमेज आ जाए, जो बूढ़ा हो जाए, तो जो मर जाता है, सिस्टमेटिकली मरता है, आराम से सब कुछ लाइन बाय लाइन मरता है, तो उसको बोलते हैं एपोप्टोटिक डेथ। लेकिन इससे भी वो रेजिस्टेंट हो जाता है। मल्टीप्लाई इंडेफिनेटली, कोई भी उस पर अभी रेगुलेशन है नहीं, तो वो तो बढ़ता जाएगा। सस्टेन एंजियोजेनेसिस, अभी एंजियोजेनेसिस किसको बोलेंगे, मतलब है नई एंजियोसिस बनना, यानी नई ब्लड वेसल बनना। तो जैसे हम जानते हैं कि हर सेल को ब्लड की जरूरत है, क्योंकि ब्लड से न्यूट्रिएंट आता है, ब्लड से ऑक्सीजन आता है। अगर किसी सेल को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो सेल डिवाइड होना रुक जाएंगे। अभी जैसे हम जानते हैं कि मान लीजिए, एक सेकेंड, ये कोई जगह है, एक सेकेंड, क्यों नहीं हो रहा, वेट सेकेंड, चलिए छोड़िए। तो क्या होता है कि एक जगह है, वो लिमिटेड जगह है, एक बाउल है, उस बाउल में क्या रखा है हमने, उस बाउल में जो सेल है उसी को ही नॉर्मली ब्लड मिलता है। लेकिन अभी क्या हो गया, दूसरा बाउल भी साथ में आ गया, तो उसको ब्लड कैसे मिलेगा? यानी कि जो नए सेल बने, उसकी जगह तो ब्लड वेसल ने बनाई नहीं थी, उसका रास्ता तो बनाया नहीं था, तो उसको ब्लड कैसे मिलेगा? तो उसको उसको ब्लड वेसल नहीं बनानी पड़ेगी, और जो ब्लड वेसल बनाएगा उसको हम बोलेंगे एंजियोजेनेसिस, यानी कि नई ब्लड वेसल बनना। और वो ब्लड वेसल जो नया ग्रोथ हुआ है ट्यूमर का, उससे होती हुई जाएगी। फेल टू डिफरेंशिएट, यानी कि ये स्टेम सेल की तरह बिहेव करेगा किसी भी एक सेल में। जैसे हमने बोला कि हार्ट में डिफरेंट सेल होते हैं, लंग में डिफरेंट सेल होते हैं, तो उस तरह के सेल में ये डिफरेंशिएट नहीं होगा, अपना प्लेस निर्धारित नहीं करेगा कि मैं ये सेल रहूंगा, वो बढ़ता जाता है नॉर्मली अनडिफरेंशिएटेड स्टेट में। ये देखिए, अल्टर साइटोस्केलेटल ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी शेप भी मेंटेन नहीं रहेगा। टिश्यू इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, एक जगह से दूसरी जगह फिरता रहेगा। एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन, इसके बिना कोई भी सेल नॉर्मल से कैंसरस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता। जो नॉर्मल सेल है, अगर वो कैंसर में ट्रांसफॉर्म होगा तो उसको हम नॉर्मल सेल नहीं बोलेंगे, लेकिन मेसेनकाइमल सेल बोलेंगे। तो उसका ट्रांजिशन होना चाहिए नॉर्मल सेल में से कैंसर सेल बनने के लिए। अबे जैसे मैंने बोला कॉन्टेक्ट इनहिबिशन, ये नॉर्मल सेल है, ये देखिए तीन सेल, अभी क्या होंगे, डिवाइड होंगे। कितने डिवाइड होंगे? एक लेयर बन जाए तक। क्यों? क्योंकि अभी सारे सेल एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और उस कांटेक्ट की वजह से क्या होगा, उसको पता चल गया कि सफिशिएंट अमाउंट में सेल बन गए हैं, अभी नए सेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तो वो क्या होंगे, मोनोलेयर में ही बने रहेंगे, उसको बोलेंगे हम कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। लेकिन कैंसर सेल तो रेगुलेशन से चलता नहीं, वो तो किसी की मानता नहीं, तो वो तो लेयर पे लेयर बनाता ही रहेगा। देखो, नो कांटेक्ट इनहिबिशन, लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। अभी एक सेल, एक बात हम बात कर सकते हैं कि जो भी सेल कांटेक्ट इनहिबिशन से परे हैं, उसमें तो कैंसर होगा नहीं। तो ये देखिए, नेक्ड मोल्ड रेट है, जो हाइपर सेंसिटिव है कांटेक्ट इनहिबिशन से, उसमें कभी भी कैंसर नहीं होता। अभी एंजियोजेनेसिस की हमने बात करी कि नई ब्लड वेसल बनानी पड़ेगी, तो नई ब्लड वेसल बनाने के लिए कुछ ग्रोथ फैक्टर भी चाहिए। तो ये तीन ग्रोथ फैक्टर है, BFGF, TGF एंड VEGF। इन तीनों के बिना नई ब्लड वेसल नहीं बनेगी। अगर नई ब्लड वेसल नहीं बनी, तो नए जो सेल बने कैंसर सेल, उनको न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, वो ग्लूकोज कैसे लेंगे, वो जरूरी जो हार्मोन है वो कैसे लेंगे, तो वो फिर डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए एंजियोजेनेसिस बहुत ही बड़ा स्टेप है, और कई साइंटिस्ट अभी वर्क कर रहे हैं, और वर्क में कामयाब भी कई हद तक हो चुके हैं कि एंजियोजेनेसिस को प्रिवेंट किया जाए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि अगर एंजियोजेनेसिस को प्रिवेंट करने की अगर हमने दवाई डाली, तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमारे जो अंदर की जो एंजियोजेनेसिस होता है, यानी कि हमारे अंदर में जो रिक्वायर्ड है,
ब्लड वेसल बनना वो भी रुक जाएंगी, तो भी हमारे लिए कोई कारगर साबित नहीं होगा। फिर भी कुछ एंटीबायोटिक्स आई है, ये देखिए, प्रोटीन दैट इनहिबिट एंजियोजेनेसिस, ये दो जो प्रोटीन है एंजियोस्टेटिन एंड थ्रोम्बोपोंडिन, ये एज ए एंटीबायोटिक हम यूज करते हैं कैंसर के इस एंजियोजेनेसिस स्टेप को रोकने के लिए। ये देखिए, जो VEGF रिसेप्टर है हम उसको रोकने के लिए ये यूज करते हैं, पेजोपेनिब एंड रिगारोफेनिब। अभी मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाएंगे कि वो कौन कौन से जीन को टारगेट करता है कैंसरस सेल। तो प्रोटोन्कोजिन ट्यूमर सप्रेसर जीन, जीन कंट्रोलिंग एपोप्टोसिस एंड जीन रेगुलेटिंग डीएनए रिपेयर। अभी ये 4 जीन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अभी प्रोटो ऑन्कोजिन, ऑन्को यानी न्यू ग्रोथ, तो ये क्या करता है, प्रोटो ऑन्कोजिन क्या करेगा, सेल का ग्रोथ बढ़ाएगा। यानी कि मान लीजिए आपको खरोच आई है और उस खरोच की वजह से कुछ सेल आपके डैमेज हो गए होंगे, कुछ सेल मर गए होंगे, तो वहां पे अभी न्यू सेल बनना जरूरी है। तो जो सेल सो गए थे उनको जगाना पड़ेगा कि भाई जागो और न्यू सेल बनाओ। तो वो काम कौन करेगा, वो करेगा प्रोटो ऑन्कोजिन। लेकिन ये भी कंट्रोल मैनर में करता है। लेकिन अगर इस प्रोटो ऑन्कोजिन में म्यूटेशन आ गया, अभी वो सिग्नल कंटिन्यूसली देते ही जा रहे हैं, तो सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते जाएंगे, उसको बोलेंगे हम ऑन्कोजिन। यानी कि प्रोटो ऑन्कोजिन में से अगर कन्वर्जन हो गया ऑन्कोजिन में, तो वो क्या होगा, कैंसर में रिजल्ट होगा। एंड रिजल्ट हमें एंड फेट क्या मिलेगा, वो बनेगा कैंसर। यानी कि ऑन्कोजिन रिक्वायर्ड है कैंसर के लिए, प्रोटो ऑन्कोजिन नहीं। प्रोटो ऑन्कोजिन तो रेगुलेटरी है, लेकिन अगर वो ट्रांसफर हो जाए म्यूटेशन की वजह से ऑन्कोजिन में, तो वो फिर क्या करेंगे, कैंसर की तरह बिहेव करेंगे। ट्यूमर सप्रेसर जीन, अभी मैंने बोला कि अगर आपको खरोच आई तो क्या करेगा, प्रोटोन की जीन आएगा, सेल को बोलेगा कि सेल का ग्रोथ बढ़ाओ। लेकिन फिर वो ये नहीं बोलेगा कि सेल का ग्रोथ रोक दो। लेकिन एक टाइम पे जब आपका पूरा का पूरा जो घाव है वो भर चुका है, फिर तो कोई नए सेल की जरूरत है नहीं नए बनाने की। तो फिर कौन आएगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन की प्रोडक्ट आएगी। वो आएगी सेल के पास कि अभी तुम्हारा काम हो चुका है, अभी तुम रुक जाओ, अभी तुम्हें न्यू सेल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसको हम क्या बोलेंगे, ट्यूमर सप्रेसर जीन। यानी कि ये पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, ये सेल के ग्रोथ को बढ़ाएगा, और ये जो दूसरा है वो सेल के ग्रोथ को स्टॉप करेगा। अगर इसका हम जो काम है प्रोटोन को जिनका काम बढ़ा दे, यानी कि गेन ऑफ फंक्शन, तो क्या होगा, तो भी कैंसर बनेगा। और अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस ऑफ फंक्शन, यानी कि इसको हम हटा दे यहाँ से कि तुरे को काम नहीं करना है, लॉस ऑफ फंक्शन, तो क्या होगा, दोनों में कैंसर होगा। जीन कंट्रोलिंग एपोप्टोसिस, जो जीन नॉर्मल सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम उसको ही रोक दे तो अभी सेल मरेगा नहीं, तो सेल उससे बच जाएगा। और जीन रेगुलेटिंग डीएनए रिपेयर, क्योंकि म्यूटेशन की वजह से तो कैंसर होता है। अगर डीएनए रिपेयर वाले एंजाइम आ गए तो म्यूटेशन को क्योर कर देंगे। अगर वो क्योर हो गया तो कैंसर कहां से बनेगा। अदर जीन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, जीन दैट रेगुलेटिंग एंजियोजेनेसिस, जो जीन नॉर्मली एंजियोजेनेसिस में काम आते हैं उसका हमें ग्रोथ बढ़ाना पड़ेगा। फिर जीन एनहांसिंग इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस, ये आएगा स्पेशली मैलिग्नेंट के लिए। फिर कार्सिनोजेनेसिस इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, बोथ जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक लेवल। तो अगर हमें कैंसर करना हो तो सिर्फ और सिर्फ छोटे लेवल पे हमें नहीं सोचना पड़ेगा, बहुत ही बड़ा इसमें चाहिए। एक म्यूटेशन से कुछ नहीं होगा, कंटिन्यूअस म्यूटेशन इसमें चाहिए। ये देखिए, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, नॉर्मल सेल, उसमें एक म्यूटेशन आ गया, फिर एक म्यूटेशन बढ़ता गया, दूसरे सेल में 2 म्यूटेशन हो गए, फिर 3 और फिर 4। यानी कि अगर म्यूटेशन एम्पलीफाई होगा, बढ़ता जाएगा, तभी वो मैलिग्नेंट सेल बनेगा, तभी वो कैंसर सेल बनेगा। आप डिफरेंस देख सकते हैं सब में, यहाँ से भी कैंसर क्योर हो सकता है, यानी कि इस स्टेप से भी। लेकिन अगर म्यूटेशन 3 आ गया, यानी कि म्यूटेशन बढ़ गया, अगर उसके पास गलत हथियार बढ़ते रहे, उसको पॉलिटिकल पावर भी मिल जाए किसी इंसान को, तो वो पूरा का पूरा बिगड़ जाएगा और वो क्या बन जाएगा, मैलिग्नेंट सेल। ये देखिए, मल्टीपल म्यूटेशंस, ये देखिए, ये नॉर्मल सेल है, इसने क्या हुआ, डिवाइड हुआ और ये 2 सेल बनना है, और एक सेल तो नॉर्मल है और एक सेल में आ गया एक म्यूटेशन, जिसका चांस है भी कैंसर में होने का। लेकिन एक ही म्यूटेशन है, ये शायद क्योर हो सकता है। लेकिन ये जब सेल डिवाइड होगा, ये दूसरा सेल, तभी 2 सेल बनेंगे, और उसमें से शायद हो सकता है कि एक सेल में एक और म्यूटेशन आ जाए। यानी कि अभी क्या हो रहा है, म्यूटेशन बढ़ रहा है और उसकी वजह से क्या होगा, कैंसर होगा। लेकिन अगर एक ही म्यूटेशन रहेगा तो उसमें कैंसर नहीं होगा। ये देखिए, कंट्रोल ग्रोथ नो कैंसर, ये देखिए, इसमें कैंसर बढ़ता रहेगा। ये मैंने स्पेशली आपके लिए रखा है, आप एक बार पढ़ लेना इसको, मैं आपको पीपीटी भेजूंगा तब, कि सेल रेगुलेशन के वक्त कहाँ कहाँ कैंसर हो सकता है। अभी बात करेंगे हम ऑन्कोजिन की। जैसे हमने बोला था कि प्रोटो ऑन्कोजिन जब कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा, वो परिणाम में होंगे, यानी कि वो रिजल्ट करेंगे क्या, ऑन्कोजिन, वो बनाएंगे कैंसर जीन। तो कैंसर, ये ऑन्कोजिन क्या है, ऑल आर इन्वॉल्व इन पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ सेल ग्रोथ, यानी कि ये सेल ग्रोथ को बढ़ाएंगे। 100 डिफरेंट डिफरेंट ऑन्कोजिन अभी तक पाए गए। ऑन्कोजिन का नॉर्मल मतलब क्या है, कि जो सेल के ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं और कुछ नहीं।
इसका काम क्या है, ये कौन कौन हो सकते हैं? एक तो हो सकता है ग्रोथ फैक्टर, हार्मोन, जो चीज सेल के ग्रोथ को बढ़ावा देती है, उन सबको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं इनटू द ऑन्कोजिन। प्रोटीन काइनेज ये क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेशन करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल का, और वो मॉलिक्यूल फिर एक्टिव हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोटीन काइनेजेस है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ये होता है प्रोटोन्कोजिन। प्रोटोन्कोजिन क्या है, नॉर्मल है, लेकिन ये जब म्यूटेशन की वजह से, जैसे हमने पिछली बार बोला कि म्यूटेशन अगर आ जाए क्रोमोसोम में, तो वो आ जाएगा रिजल्ट इन द ऑन्कोजिन्स। अभी बात करेंगे हम दूसरे ट्यूमर सप्रेसर जीन। ऑन्कोजिन का काम है ग्रोथ को बढ़ाना। अगर उसमें आएगा, फंक्शन बढ़ जाएगा, उसको ओवर टाइम करने का रोल मिल जाएगा, यानी कि उसका गेन ऑफ फंक्शन होगा, तो वो कैंसर में बिहेव करेगा। अभी बात करते हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन की, जो सेल के ग्रोथ को रोकते हैं। नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ सेल प्रोलिफरेशन जीन whose loss or inactivation can lead to the cancer। अगर ये जीन निकल जाए तो सेल के ग्रोथ को कौन रोकेगा भला? और उसकी वजह से क्या होगा, सेल तो पागल है, उसको तो कुछ पता नहीं, वो जैसा रिस्पॉन्स आएगी वैसा वो काम करेंगे। अगर उसको प्रोटॉन को जिना के बोल गए कि जाओ ग्रोथ करते रहो, तो वो तो करते रहेंगे, उसको जब तक कोई आके रोकने वाला नहीं है तब। इसीलिए उसको गधे भी बोलते हैं। फंक्शन इज टू रिस्ट्रेन द सेल प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल के ग्रोथ को रोकना। इस कौन कौन से जीन इसमें इंक्लूड होते हैं? एक तो आरबी जीन, जीन इन रेटिनोब्लास्टोमा। इसकी वजह से क्या होता है, आई में कैंसर होता है, आंख में कैंसर होता है। इसके बारे में पूरा पिछली दो स्लाइड में जानेंगे। फिर आता है P53, ये भी एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। जो ये दोनों क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन, यानी कि ये दो क्या करते हैं, सेल के ग्रोथ को रोक देते हैं। अब ये देखिए, हमने बात करी थी रेटिनोब्लास्टोमा में, तो पहले क्या होता था कि जब कैंसर नया नया आया मार्केट में, तो लोग स्टडी करते थे, उस पर रिसर्च करते थे, तो सिर्फ और सिर्फ कैंसर के बेस पे करते थे। वो लोग सेल बायोलॉजी पे ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब पता चला कि कैंसर तो किसका रूप है, सेल ग्रोथ जब होता है उसमें कोई प्रॉब्लम आता है, तभी तो क्या होता है, जब रेप्लिकेशन होता है, जब सब सेल की साइकिल चलती है, उसमें से ही कैंसर होता है। तभी उन लोगों को पता चला कि सेल बायोलॉजी रिलेटेड है कैंसर से। एक्चुअली उसी से ही कैंसर तो होता है। तो सेल बायोलॉजी तो फादर हो गया कैंसर का। तो ये आता है नॉर्मल सेल साइकिल में, जब हम बात करते हैं तो 4 फेज होते हैं, G1, S, G2 एंड M। लेकिन उससे पहले आता है G0 फेज। तो जैसे हम जानते हैं G1 को हम बोलते हैं गैप फेज, S फेज को बोलते हैं हम रेप्लिकेशन फेज। यानी कि यहाँ होगा S फॉर सिंथेसिस, यानी कि न्यू जो डीएनए डबल होगा आगे जाके डिवाइड होने के लिए। तो उसके लिए कुछ सिग्नल तो चाहिए। तो इसको अगर पास करना हो तो यहाँ पे एक देखिए, एक मॉलिक्यूल है, ये है आरबी और ये है E2F। E2F क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। और आरबी क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा, एक जीन है जो इस E2F को रोकता है काम करने से। अगर E2F फ्री हो तो वो कहाँ जाएगा, वो डीएनए के पास जाएगा, जो डीएनए खड़ा है वो उसके पास। और वहां पे जाके क्या बनाएगा, जो नया डीएनए बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए, जो रेसिपी चाहिए, जो सामग्री चाहिए, उसको बनाने के लिए उसको रेगुलेट करेगा। अगर वो सामग्री बन गई तो फिर सेल कहाँ जाएगा, G1 to S फेज। अगर आप सेल साइकिल पढ़े होंगे तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए अगर सेल को ग्रोथ करना हो तो क्या जरूरी है, आरबी को हटाना पड़ेगा। अगर आरबी हट गया तो ही क्या होगा, E2F खुला हो पाएगा। अब इस आरबी को हटाएगा कौन, ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं, सीडीके साइक्लिन। ये साइक्लिन क्या करेगा, ये जाएगा इसके पास, यहाँ पे एक्चुअली ई आएगा नॉट ए। ये साइक्लिन कहाँ पे जाएगा, सीधा जाएगा इस आरबी E2F कॉम्प्लेक्स के पास। और वो ई आरबी क्या कर देगा, फोस्फोराइलेट, जैसे हमने बोला पिछले बार में गेन ऑफ फंक्शन में, इसमें प्रोटॉन को जिनमें कि उसमें कौन इंक्लूड होता है, काइनेज, जो प्रोटीन काइनेज है, जो फॉस्फेट ग्रुप लगाते हैं वो। इसकी वजह से जिन इनएक्टिवेट भी हो सकता है और एक्टिवेट भी हो सकता है। तो ये जो साइक्लिन है वो किस तरह के काइनेज है, वो प्रोटीन काइनेज है जो फॉस्फोराइलेट करते हैं और फंक्शन रोकते हैं। किसका रोकेंगे, आरबी का। अगर आरबी का फंक्शन रुक गया तो वो E2F को खुला कर देगा, और E2F हो गया फ्री तो फिर जाएगा वो डीएनए के पास, और वो क्या करेगा, पूरा का पूरा डीएनए सिंथेसिस करवाएगा, मशीनरी खुलवाएगा। लेकिन अगर हम सीडीके की फंक्शन रोक दे, अगर यहाँ पे हम सीडीके का फंक्शन रोक दे तो क्या होगा, तो ये आरबी E2F से हटेगा नहीं, और ये हटा नहीं तो क्या होगा, नॉर्मल जो सेल है वो अभी डिवाइड होगा नहीं। क्या डिवाइड नहीं होगा, इसके लिए कौन है, P53, जैसे हमने बोला था ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये जब सेल का ग्रोथ हो जाए सफिशिएंट अमाउंट में, तो ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करेंगे, ये करेंगे साइक्लिन पे अटैक, तो उसको रोकेंगे कि भाई तेरे को अभी इसको सिग्नल देने के लिए नहीं जाना है, तेरे को किसी को नहीं बोलना है कि अभी क्या करे, सेल को ग्रोथ करवाए। ये कब आएगा, P53 काम कब करेगा, जब भी कोई म्यूटेशन आ गया तब। एक सेकंड, क्या वॉइस नहीं आ रहा आपको, वेट अ सेकंड। Wait a second. Hello. Am I audible? Okay.
थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। तो क्या होगा जब सेल में म्यूटेशन आ गया, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार में अगर कोई करप्ट आ गया तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार बिहेव कर लेगी कि कोई बात नहीं, करप्ट है तो रहने दो, वो तो करप्ट को निकालने की बात करेगी। तो यही है, ये P53 जीन क्या करेगा, जब भी डीएनए में कोई म्यूटेशन आएगा तो P53 क्या करेगा, इसको रोक देगा, साइकिल रोक। अभी सेल को आगे नहीं जाने देना है, क्योंकि अभी क्या है, सेल में प्रॉब्लम आ गया है, तो ये रोक देगा। फिर क्या करेगा, ये जो डीएनए है उसको करेगा क्योर, कि जो अधिकारी है जिसने म्यूटेशन किया है, यानी कि जिसने जो घूस ली है उसको वो निकाल देगा। तो अभी क्या हो गया, नॉर्मल जो सिस्टम है वो हो गया और फिर वो आगे जा सकता है। तो अगर हम बात करें कि इस जीन में म्यूटेशन आ गया, इसमें P53 में, अगर P53 रुक गया तो फिर अगर डैमेज हुआ सेल में तो फिर कोई एक्टिविटी इसको करेगा नहीं, तो सेल चलता रहेगा डैमेज होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि जो रोकने वाला था वो ही रुक गया है। तो ये रेटिनोब्लास्टोमा जीन के बारे में। अभी P53 की पूरी बात करते हैं। वो क्या है, लास्ट केस कीपर है कि अगर म्यूटेशन हो गया, अगर वहां पे हमने रोक दिया सेल को आगे जाने से तो कोई बात नहीं, तो फिर सेल क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर सेल वहां से निकल गया, अगर वो एस फेज में आ गया, ये देखिए, अगर यहाँ पे रोक लगा दी और ये आगे बढ़ गया और एस फेज में बढ़ गया, तो फिर सेल को कोई रोक नहीं पाएगा, फिर तो वो कैंसर करेगा ही। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लास्ट गेट कीपर। इसके आगे सेल कुछ नहीं कर पाएगा। 50% कैंसर इससे जुड़े हुए हैं कि अगर इसमें म्यूटेशन आता है तो सेल को कैंसर होगा ही। तो ये काम किसे करेगा, कि मान लीजिए अभी क्या होगा, ये देखिए, ये नॉर्मल है, काम किया। अभी ये काम कैसे करेगा, पहले बात से एक्टिव कैसे होगा, कि इसको कौन बोलेगा कि जा भाई तू सेल का ग्रोथ रोक दे। तो इसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कि ऐसी ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेल साइकिल को रोक देंगे कि भाई अभी तू बढ़ मत, तू रुक जा। पहली है हाई प्रोलिफरेटिव सिग्नल। अभी कहीं से भी सिग्नल ज्यादा आ रहे हैं सेल को बढ़ाने के लिए, तो ये जाएगा रोकने के लिए कि भाई रुक जा, सिग्नल ज्यादा बढ़ गए, इतने ज्यादा सिग्नल की तुझे जरूरत नहीं है। डीएनए में डैमेज हो जाए, यानी कि कोई म्यूटेशन आ जाए, टीलोमियर शॉर्टनिंग हो जाए, या फिर हाइपोक्सिया हो जाए, यानी कि कम ऑक्सीजन मिले, तो क्या होगा, ये जीन एक्टिव हो जाएगा। और ये करेगा क्या, इसके पास दो ऑप्शन है। या तो ये सेल को मार देगा, कि अगर या तो करेगा ट्राई डॉक्टर की तरह, कि भाई अगर तुझमें कुछ हो सकता है चेंजेस, कि तू अच्छा हो सकता है, तो तेरे के लिए मैं ट्राई करूंगा। तो पहले वो करेगा सेल साइकिल को रेस्ट, यानी कि सेल साइकिल को रोक देगा कि भाई अभी सेल को डबल नहीं होने दो, सेल को पहले रोक दे, उसमें कोई खराबी आ गई है। फिर वो रोक के क्या करेगा, फिर वो देखेगा कि अगर ये अच्छा हो पा रहा है, अगर अच्छा हो गया तो फिर क्या करेगा, वो नॉर्मल सेल को छोड़ देगा और कहेगा कि जाओ अब डबल हो जाओ। लेकिन उसको पता चला कि अभी उसने कोई भी इतना आगे बढ़ गया है म्यूटेशन या फिर उसका रोग, कि वो अभी आगे नहीं बढ़ सकता, तो वो क्या करेगा, उसको मार देगा। दिल पे खं हेलो, हेलो।
Is it audible? हेलो, ओके, सॉरी दैट। अभी क्या है, यहाँ पे थोड़ा वेदर का प्रॉब्लम है, इसलिए कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। एक्सट्रीमली सॉरी आपके लिए, वेदर बहुत खराब है। लेक्चर कैंसिल होने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आप लोग को मैंने जमान दी है तो काम तो करना पड़ेगा। एक्सट्रीमली सॉरी। तो अभी जैसे मैंने बोला कि ऑन्कोजिन वर्सेस ट्यूमर सप्रेसर। ऑन्कोजिन क्या है, पॉजिटिव रेगुलेटर है, और ट्यूमर सप्रेसर क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर है। ऑन्कोजिन बोलेंगे सेल को कि जाओ आगे बढ़ो, और ट्यूमर क्या बोलेंगे कि जाओ रुक जाओ। तो बोलेंगे ऑन्कोजिन को बोलेंगे डोमिनेंट, और ट्यूमर को रिसेसिव। अभी डोमिनेंट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन भी सही हुआ तो क्या हो जाएगा, वो जीत जाएगा। और रिसेसिव का मतलब छोटा, जिसके दोनों के दोनों सही होने चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है अलील की। अलील आप जानते हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स। अगर प्रोटॉन जीन में दो अलील में से एक अलील में भी म्यूटेशन आ गया, तो वो क्या करेगा, गेन ऑफ फंक्शन करेगा, यानी कि वो होगा कैंसरस सेल, वो कैंसर सेल बन जाएगा। इसी को हम बोलेंगे डोमिनेंट म्यूटेशन। क्योंकि काम क्या है उनको, जिनका सेल को आगे बढ़ाना। अगर एक जगह से भी धक्का मिल जाए कि जब और बढ़ा, तो वो क्या होगा, कैंसर ही। लेकिन लॉस ऑफ फंक्शन, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। लॉस ऑफ फंक्शन लेकिन क्या है, रिसेसिव है, यानी कि दो अलील में से दोनों के दोनों अलील लॉस होने चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए कि मान लीजिए दो अलील में से एक अलील लॉस हो गया, फिर भी एक तो बचा है ना। अगर एक बचा है तो वो भी काम कर सकता है ना, क्योंकि ये तो रोकने वाला है। रोकने वाले के दोनों खराब होने चाहिए, दोनों के दोनों रुक जाने वाले चाहिए। दोनों को अगर निकाल देंगे तभी और तभी क्या होगा, कैंसर होगा। क्योंकि अगर एक भी बच गया तो कैंसर नहीं होगा। लेकिन ऑन्कोजिन में क्या है, ये तो आगे बढ़ाने वाला है, अगर एक भी बढ़ गया तो भी कोई बात नहीं। ये देखिए बेस्ट दोनों का डिफरेंस है। ऑन्कोजिन क्या है, म्यूटेशन इन वन ऑफ द टू एलील इज सफिशिएंट, यानी कि दोनों से एक ही बढ़ गया है तो भी सही है। लेकिन इसमें से दोनों चाहिए, क्यों, क्योंकि ये सेल को रोकने वाला है। अगर दो में से एक निकल गया तो एक तो बचा है ना रोकने के लिए, कैंसर नहीं होगा। दोनों के दोनों निकलने चाहिए तो भी कैंसर होगा। गेन ऑफ फंक्शन ऑफ प्रोटीन दैट सिग्नल सेल डिवीजन, इसका क्या होगा, फंक्शन बढ़ जाएगा, इसकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी काम करने की। लेकिन इसमें क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन। लॉस ऑफ फंक्शन यानी कि इसका काम रुक जाएगा। म्यूटेशन अराइज इन सोमेटिक सेल नॉट इनहेरिटेड, जो नॉर्मल नॉन जेनेटिक सेल है, जो सोमेटिक सेल है, उसमें ऑन्कोजिन का म्यूटेशन होगा। अगर ऑन्कोजिन किसी में है तो किसी में, किसी में ऑन्कोजिन से वक्त कैंसर हुआ है तो वो आगे नहीं बढ़ेगा, उसका जो जीन है वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जीन क्या है, म्यूटेशन इन जर्म सेल, सोमेटिक सेल है, जो ओवा है, जो हमारा स्पर्म है, उसमें कैंसर होता है, और उसका क्या इनहेरिटेड है, वो आगे बढ़ता जाएगा एक से दूसरी जनरेशन में। सम टिश्यू प्रेफरेंस, उनको दिन क्या है, टिश्यू प्रेफरेंस रहता है कि मैं तो इसमें काम करूंगा। लेकिन ये थोड़ा 5-6 का भी काम कर सकता है। लेकिन ट्यूमर का क्या है, ये तो स्ट्रांग है, मैं तो इस पे ही काम करूंगा, मैं तो इस पे ही होऊंगा। ये देखिए मैंने बोला रेटिनोब्लास्टोमा पे हम काम करेंगे। ये देखिए, ये आई का कैंसर। देखिए आंख में कैंसर ऐसा होता है तो दो तरीके से हो सकता है। एक तो इनहेरिटेड, यानी कि आपको आपके माता पिता में से मिला है, तो आप खुद आगे जाके देख सकते हैं। कैसे, ये देखिए, अगर आपके माता पिता हैं, ये देखिए, तो माता पिता में से एक को अगर हुआ तो फिर बच्चे को आने के चांसेस है। इसको हम बोलेंगे इनहेरिटेड, यानी कि हेरिडेटरी रेटिनोब्लास्टोमा, हेरिडेटरी आरबी। लेकिन स्पोरेटिक, स्पोरेटिक का मतलब क्या है कि आप खुद बिल्ड करोगे, आया नहीं है। इसमें क्या होगा, ये देखिए, आप माता पिता को नहीं है लेकिन आपको होगा। क्यों, क्योंकि आपके माता पिता ने जब एक दूसरे के साथ जो किया और आपको है, उसमें अगर म्यूटेशन आ गया है और वो म्यूटेशन दोनों के दोनों जीन में चला गया, यानी कि जीन बढ़ गए उस म्यूटेशन से, तो क्या होगा, तो भी आपको कैंसर होगा। एक तो अगर आपके माता पिता को ऑलरेडी है तो, अगर, और दूसरा है अगर आप बढ़ रहे हो, जब आप पैदा हो रहे हो और उस वक्त जब म्यूटेशन आ गया, कुछ चेंज आ गया, तब भी आपको ये आरबी डिजीज हो सकता है, रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है। ये मैंने कुछ ट्यूमर सप्रेसर जिनके एग्जांपल रखे हुए हैं आपके लिए, आप पढ़ लेना आराम से, पीपीटी भेज दूंगा। ये देखो, उसके फंक्शन भी आपको नेट में बहुत काम आएंगे। अब भी सिर्फ और सिर्फ इस जिन की वजह से नहीं, बाहर के कुछ कैंसर के कुछ सेल भी है, वायरस, जो वायरस कैंसर करते हैं। कौन कौन से वायरस है, रोस वायरस है, सिमियन वायरस है, एप्सिलॉन वायरस है, ऐसे जो वायरस है वो भी कैंसर करते हैं। कैसे कैंसर करते हैं, ये देखिए। पहली बात, अगर वो इनएक्टिव कर दे किसको, P53 को, यानी कि अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन को कोई वायरस रोक दे, ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि सेल ग्रोथ को रोकता है, अगर उसी पे किसी ने रोक लगा दी, तो क्या होगा, सेल का ग्रोथ बढ़ता जाएगा। अब कौन कौन से ट्यूमर सप्रेसर जीन है, एक तो है आरबी और एक है P53। P53 को रोकना पड़ेगा, तो कौन कौन से वायरस के पास क्या क्या मैकेनिज्म है।
अगर बात करें SV40 वायरस यानी कि सिमियन वायरस जो मंकी में से आता है, उसके पास लार्ज एंटीजन है जो क्या करेगा, P53 को इनएक्टिवेट कर देगा। इन सब का नाम ख्याल रखना, इस पे से क्वेश्चन आया, पीछे है भी एक क्वेश्चन, तो इस स्लाइड को तो आप अच्छे से रटा मार लेना। अभी पीछे एक क्वेश्चन है, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के पास E6 एंटीजन है जो क्या करेगा, P53 को डिग्रेड कर देगा, यानी कि जितना भी समय बना हुआ है उसको सबको डिग्रेड कर देगा। फिर है एडिनो वायरस, उसके पास क्या है, E1B, वो क्या करेगा, इसके ट्रांसक्रिप्शन को यानी कि इसको बनने से ही रोक देगा। पहला क्या था, इसको अगर बना है तो इनएक्टिवेट कर देगा, दूसरा तो तोड़ देगा, और ये तो क्या करेगा, ये तो बनने ही नहीं देगा। ये तो उस तरह की जैसा हो गया साउथ की मूवी, जीने नहीं दूंगा, पैदा होने नहीं दूंगा, खा लीजिएगा खा लीजिएगा, ऐसा हो गया इस तरह से। तो इसका आपको नाम क्या रखना है, कौन कैसे मैकेनिज्म से काम करते हैं। 53 के लिए एसपीवी के पास चाहिए E6, सिमियन 40 के पास है लार्ज एंटीजन, और एडिनो के पास है E1B। लेकिन अगर हमको आरबी जिन को इनएक्टिवेट करना है, आरबी जिन को जो कि E12 से बाइंड हुआ होता है, आरबी को इनएक्टिवेट कर देंगे तो क्या होगा, E12 खुला हो जाएगा और वो करेगा सेल का ग्रोथ। अभी उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म है, SV40 के पास है लार्ज का लार्ज टी एंटीजन, यानी कि SV40 की दोनों मैकेनिज्म सेम है, वो लार्ज टी एंटीजन से ही P53 को और SV40 और आरबी को इन्फेक्ट करेंगे। एडिनो की बात करें तो P53 में उसके पास था E1B, लेकिन यहाँ पे क्या है, E1A, तो आरबी के लिए E1A और P53 के लिए E1B। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के पास क्या है, E7, जबकि P53 को इनएक्टिवेट करने के लिए उसके पास था E6। ख्याल रखना इसका। ऑन्कोजीन कॉल फॉर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ सिग्नल, यानी कि ऑन्कोजीन करते क्या है, नॉर्मली सेल को ग्रोथ करवाने के लिए वो सिग्नल देते हैं, जिसमें वो रिसेप्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, ग्रोथ फैक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह बिहेव कर सकते हैं, सेल साइकिल रेगुलेटर हो सकते हैं, सेल डेथ रेगुलेटर हो सकते हैं, एपोप्टोसिस रेगुलेटर हो सकते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, अभी प्रोटोऑन्कोजीन है वो ऑन्कोजीन में कैसे कन्वर्ट होंगे। प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मल फॉर्म ऑफ जीन है जो सेल के ग्रोथ को बढ़ाएगा, अभी वो उसमें म्यूटेशन ला देंगे तो उसका काम बढ़ता ही जाएगा, पर फिर कंट्रोल में नहीं आएगा। सॉरी, एक तो उसके जीन में या फिर उसके क्रोमोसोम में मिससेंस म्यूटेशन, या फिर उसके जीन का एम्पलीफिकेशन, यानी कि जो जीन क्या करता है, ग्रोथ फैक्टर को बनाता है, उसका एम्पलीफिकेशन करते तो मल्टीपल क्या बनते रहेंगे, वो ग्रोथ फैक्टर बनते रहेंगे, वो क्रोमोसोम ट्रांसलोकेशन, एक क्रोमोसोम की जो पार्ट है वो दूसरी जगह पे चला जाए। वायरल इंटीग्रेशन, जैसे हमने पिछले वायरस के बारे में जाना था, उसका अगर इंटीग्रेशन हो जाए क्रोमोसोम में तो भी ये हो सकता है। इसके बारे में मैंने लिखा है, यहाँ पे हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। देखिए, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, 9 क्रोमोसोम पे ABL जीन है और 22 पे BCR जीन है। अगर उस पे क्रॉसिंग ओवर हो गया ये दो जीन में, और ये जो ABL जीन है वो 9 से लेके 22 तक आ गया, ये देखिए, तो इसको हम बोलेंगे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, जो एक नाम है जो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया है। तो इसमें क्या होता है, 9 वाला जो क्रोमोसोम है उसमें से APL जीन 22 वाले क्रोमोसोम के BCR के नीचे आ जाएगा, दोनों बाय मिलके हमको देंगे कौन सा कैंसर, क्रॉनिक माइलोजेनिक ल्यूकेमिया। अभी बर्किट लिम्फोमा कैंसर कैसे होगा, तो इसमें आएगा 8 क्रोमोसोम और 14 क्रोमोसोम के बीच में होगा। तो MYC जीन देख सकते हैं आप, ये होगा ट्रांसफर 14 के ऊपर, ये देखिए ये हो गया। तो अभी क्या करेगा, एक्सेस यानी ज्यादा MYC प्रोटीन बनेगा, क्योंकि ये क्या होगा, शायद 14 जो क्रोमोसोम है वो कंटिन्यूसली ग्रो होता होगा, और अगर ये इस पे आ गया तो ये भी कंटिन्यूस ज्यादा ग्रो होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये बढ़ गया, और इसके अंतर के बढ़ने की वजह से क्या होगा, सेल का ग्रोथ भी बढ़ जाएगा। ये देखिए कुछ ऑन्कोलॉजी के एग्जांपल है, उसके मैंने लिखे हैं, आपको एग्जाम में काम आएंगे। अभी मैं आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा, क्योंकि पीछे हमें क्वेश्चन भी बहुत सॉल्व करना है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। एम्स टेस्ट, ये टेस्ट किसके लिए है, कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है तो उसमें ये टेस्ट पहले होती है जानने के लिए कि वो प्रोडक्ट कैंसरस है या नहीं हमारे लिए। तो वो कैसे होती है, वो होती है बैक्टीरिया पे। हम लेंगे रेड लिवर एक्सट्रैक्ट और ले हम एक बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस टाइफिम्यूरियम, जो हिस्टिडीन नेगेटिव है, यानी कि वो हिस्टिडीन नहीं बना सकता, हिस्टिडीन ऑक्सोट्रॉप है। अगर उसको मीडिया में हिस्टिडीन देंगे तभी और तभी वो ग्रो होगा। लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन आ गई और हिस्टिडीन पॉजिटिव हो गया तो वो हिस्टिडीन बिना ही तो हो पाया। तो हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट लिया और लिया ये बैक्टीरियल सेल, उसको हमने एक मीडिया में डाला जिस मीडिया में हिस्टिडीन हमने नहीं दिया है, तो नॉर्मल सेल तो ग्रो होगा नहीं।
और फिर हम बीच में खींचातानी करेंगे और बीच में हम क्या डालेंगे, हमारी प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को हम टेस्ट करना चाहते हैं कैंसर के लिए कि वो प्रोडक्ट कैंसरस है या नहीं। अगर वो प्रोडक्ट कैंसरस है तो ये जो सेल यहाँ पे दिख रहे हैं जो हमने डाले हैं इसमें, उस सेल में वो कैंसर करेगा, यानी कि कोई म्यूटेशन लाएगा। और उस म्यूटेशन की वजह से पॉसिबल है कि जो हिस्टिडीन नेगेटिव है ये हिस्टिडीन पॉजिटिव बन जाए और खुद की साथ ग्रो हो पाए। देखिए, अगर दूसरे दिन पे हमें ज्यादा कॉलोनी मिलती है, इसका मतलब सारे सेल क्या हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए। उस सेल में अभी बिना हिस्टिडीन वाले मीडियम में भी वो ग्रो हो सकता है, वो भी क्या हो गए, हिस्टिडीन पॉजिटिव, यानी कि ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है क्या, ये जो हमने कंपोनेंट डाला है, प्रोडक्ट डाली है, तो ये प्रोडक्ट क्या हुई, ये प्रोडक्ट हुई कैंसरस, क्योंकि ये बैक्टीरिया में म्यूटेशन ला सकता है कोई भी जिन में, तो हमारे जिन में क्या नहीं लाएगा, वैसे भी हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा तो है नहीं। अगर उसमें से ग्रो नहीं हुए तो क्या होगा, तो ये कैंसरस प्रोडक्ट नहीं है। ये देखिए कुछ बायोमार्कर्स है। तो जो थेरापी बनती है, जो ट्रीटमेंट बनती है, वो किसके अगेंस्ट में बननी चाहिए कैंसर में, तो इम्यूनोथेरापी, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी जो ड्रग बनती है कैंसर के लिए, वो हम टारगेट कि यहाँ पे हो सके। तो ये देखिए कुछ मेडिसिन है, वो मैंने रखी है। तो ये क्यूएनए सेशन 1 है। इसके बाद हम सेशन 2 लेंगे किस पे, सीएसआर नेट क्वेश्चन पे, वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप ये अभी जो मैं कैंसर का पढ़ा है लर्निंग, उसमें अगर कोई क्वेश्चन हमारे सीएसआर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तो पूछ सकते हैं, मैं कुछ नहीं समझूंगा, आपको क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, आपके लिए 5 मिनट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो क्वेश्चन, तो हम आगे बढ़ सकते हैं हमारे सीएसआर के क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड। ओके उर्वेश जी, एम्स टेस्ट की बात करेंगे हम। एक सेकंड में आप जल्दी एम्स टेस्ट में रिवाइज कर देता हूँ, हमारे कुछ साथी मित्रों को एम्स टेस्ट नहीं अच्छा लगा। एम्स टेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी कोई मार्केट में आती है उसका हम कैंसर टेस्ट करते हैं। कि मान लीजिए कोई नया कोल्ड ड्रिंक बना है, कोई नई ब्रेड बनी, कोई खाने की चीज बनी है, कोई ड्रग भी बनी है, ड्रग यानी कोई भी मेडिसिन बनी है, तो उसके हम टेस्ट करते हैं कि वो कैंसर तो नहीं है, कि वो अगर किसी अंदर जाएगी इंसान में तो कैंसर तो नहीं करेगी। तो हम जानेंगे कैसे, तो अगर वो म्यूटेशन करती है वो प्रोडक्ट, तो वो कैंसर कर सकती है। तो म्यूटेशन करेगी किस पे, किसी चीज पे, तो हम किस पे पाएंगे, जो बैक्टीरिया है वो इजीली ससेप्टेबल है किससे, म्यूटेशन से, कि बैक्टीरिया के सेल में इजीली म्यूटेशन आ सकता है। तो हमने एक बैक्टीरिया लिया, साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। वो क्या है, हिस्टिडिन नेगेटिव। हिस्टिडिन एक एमिनो एसिड है, वो नेगेटिव, यानी कि वो खुद की ओर से हिस्टिडिन नहीं बना सकता, वो खुद हिस्टिडिन नहीं बना सकता। अगर हमने उसको ग्रो करने के लिए हिस्टिडिन मीडिया में दिया तभी और तभी वो क्या कर सकता है, ग्रो हो सकता है, वरना वो अपनी कॉलोनी नहीं बनाएगा। तो वो हम डालेंगे मीडिया में, किस मीडिया में, जिसमें हिस्टिडिन नहीं दिया है, तो नॉर्मली होंगे तो वो ग्रो होंगे नहीं। फिर हम डालेंगे बीच में, हमारी प्रोडक्ट पोर करेंगे, उस प्रोडक्ट हमारे बीच में डाल देंगे, लिक्विड प्रोडक्ट डालेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोडक्ट जगह पे फैल जाएगी, और उस फैलने की वजह से वो हर एक सेल के कांटेक्ट में आएगी। और अगर ये प्रोडक्ट म्यूटेशन कॉज करने के लिए एबल है, तो वो बैक्टीरिया में म्यूटेशन करेगी, और पॉसिबल है कि वो म्यूटेशन हिस्टिडिन पे आ जाए, और ये हिस्टिडिन नेगेटिव है, वो हिस्टिडिन पॉजिटिव बन जाए, यानी कि वो अब खुद की ओर से हिस्टिडिन बना सकती है और ग्रो हो सकती है। तो हम नेक्स्ट डे देखेंगे कि कॉलोनी आई है। अगर कॉलोनी आई, इसका मतलब इस जो प्रोडक्ट है उसने क्या किया है, म्यूटेशन किया है, बैक्टीरिया पे जादू टोना किया है, और उससे क्या हुआ है, हिस्टिडिन नेगेटिव से वो हिस्टिडिन पॉजिटिव बन गए हैं, उसकी वजह से सेल ग्रोथ हो पा रही है। यानी कि ये हमारी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, कैंसरस प्रोडक्ट है, ये कैंसर कोज कर सकती है, ये कार्सिनोजन है। अगर कोई भी ग्रोथ नहीं आया, मतलब प्रोडक्ट का उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, मतलब वो कैंसरस नहीं है। उर्वेश जी, एम आई क्लियर? जी। if only father and mother have cancer, then only, wait a second, क्वेश्चन में लूंगा। नो 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 पायल जी, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके फादर और मदर में, और उनमें भी अगर उनके जो जेनेटिक सेल है, यानी कि जो जर्म सेल है, मम्मी का ओवा और फादर का स्पर्म,
उसमें अगर कैंसर है तभी और तभी, ये जो कैंसर भी नहीं, म्यूटेशन, और वो म्यूटेशन फिर वो क्या होगा, सरपास होगा आप में। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को है और अगर आपके फादर और मदर को नहीं है, तो वो किसी की तरह से वो नहीं आएगा अंदर। जी पायल कुमारी जी। जी। विच टेस्ट इज बेस्ड फॉर कैंसर टेस्टिंग ट्यूमर? आप ट्यूमर देख ही सकते हैं, हाथ पे बड़ा हुआ। टेस्ट उसके लिए नहीं है, उसके लिए बायोमार्कर आते हैं। निक्की जी, परमार निक्की जी, अब देखिए बायोमार्कर, देखिए मैंने यहाँ पे इसीलिए रखा है। बायोमार्कर का मतलब क्या है, नॉर्मल सेल में ये जो मार्कर्स है नहीं पाई जाती, ये कंपोनेंट नहीं पाए जाते, लेकिन ये पाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल में। अगर आपको लगता है, डाउट है कि कैंसर है, आप सैंपल लीजिए और टेस्ट कीजिए इस मार्कर के लिए। अगर ये मार्कर पाई जाती है तो क्या है, आपको कैंसर है। और उस कैंसर के लिए देखिए ट्रीटमेंट भी लिखी हुई है, अलग अलग एंटीबायोटिक्स। तो अगर क्वेश्चन और नहीं है, हम आगे बढ़ सकते हैं। आप लिख सकते हैं 9 क्वेश्चन, तो हम आगे बढ़े हमारे CSR की ओर। पूर्वी जी, नहीं बायोमार्कर नहीं पूछे जा सकते, वो नहीं पूछते, वो ICMR में पूछते हैं, CSIR में नहीं, क्योंकि ICMR स्पेशली मेडिकल वालों के लिए, उनके लिए बायोमार्कर बहुत जरूरी है। तो ICMR की जो नेट आती है उसमें बायोमार्कर के बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन CSIR में नहीं पूछेंगे। CSIR में मोस्टली इन्हीं सब कंसेप्ट के बारे में पूछते। चलिए, मुझे सबका आ गया है रिस्पॉन्स, चलिए हम बात करते हैं CSIR क्वेश्चन की, बहुत ही मजा आने वाला है। पहला क्वेश्चन, चलिए, 2015 का दिसंबर का है। द म्यूटेशन इन ऑन्कोजिन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? ऑन्कोजिन का म्यूटेशन हम किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? लिखिए अपना आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। कैन नॉट सी द स्लाइड्स। एक मिनट, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, कई लोगों को हमारे साथियों को नहीं दिख रही है। अभी दिख रही है आप सबको? आपको दिख रही है अभी? जी बढ़िया, बताइए। जी, लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, और कोई? तो देखिए, बात हो रही है ऑन्कोजिन की। तो ऑन्कोजिन क्या है, सेल को बढ़ावा देते हैं, तो उसका क्या होगा, गेन ऑफ फंक्शन होगा, उसका बढ़ावा बढ़ेगा। तो उसमें क्या आएगा आंसर, अनडाउटेडली आंसर इज 3, गेन ऑफ फंक्शन। अभी ये देखिए, द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड ट्रांसफॉर्म सेल आर। तो नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शन में से? बहुत ही हार्ड क्वेश्चन शायद नहीं है, बताइए। बहुत ही अच्छा है। जी बताइए, नॉर्मल सेल में और कैंसर सेल में क्या डिफरेंस हो सकता है? कैन नॉट सी द स्लाइड, क्यों हो रहा है ये? वेट अ मिनट, दिख रही है आपको अभी? मैं रिफ्रेश लगा देता हूँ, एक सेकेंड। अभी देख, दिख रही है आपको? बहुत बढ़िया। चलिए, अभी यस यस छोड़िए, पता चल गया मुझे, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अभी ये आंसर बताइए, कैंसर सेल में और नॉर्मल सेल में डिफरेंस क्या है, बताइए।
इन 4 ऑप्शन में से क्या आंसर आपको लगता है? जनरेशन टाइम, मोबिलिटी, एपोप्टोसिस के बारे में है। जी, बहुत टाइम लग रहा है आपको आंसर देने में, इतना हार्ड भी नहीं है। इसके आगे तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। ये तो मैंने इजीली आपको रिदम में लाने के लिए धीरे से स्लो क्वेश्चन स्टार्ट किया कि इजी क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप रिदम में आ जाए। एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसा रखा है कि जिसका कोई आंसर देगा उसको तो एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा उस पर्सन को। आगे है एक ऐसा क्वेश्चन, और लास्ट में भी आपके लिए बहुत सा गिफ्ट है। जी 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 उर्वेश जी, आप माफी चाहता हूँ, है थोड़ा यहाँ पे नेट स्लो है वेदर की वजह से, माफी चाहता हूँ उसके लिए। तो हमारे कुछ लोगों ने आंसर दिया है सी और कुछ लोगों ने दिया है ए। चलिए मैं रिवील कर ही देता हूँ। पहला देखिए, इमोर्टैलिटी एंड कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। जी बिल्कुल, वो इमोर्टल होते हैं, कॉन्टेक्ट इनहिबिशन को साथ नहीं देते, सीधा का सीधा आ जाएगा आंसर ए। अब ये देखिए 2016 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंड ऑन्कोजिन। ऑन्कोजिन को अगर डिफाइन करना हो किसी सेंटेंस में तो कौन सा सेंटेंस बेस्ट रहेगा इसमें से, बताइए। जी सुप्रिया जी, रिफ्रेश एक सेकेंड, आगे आपको। जी बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि स्लाइड दिख रही है, वो आंसर भी दे रहे हैं, उन लोगों ने आंसर भी दे दिया है। तो शायद आपके नेट में शायद प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम होगा तो सब में होना चाहिए, राइट। प्लीज आप थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए ऐसा लगे तो। जी आंसर दीजिए जी। जी बहुत बढ़िया, अगर आपको दिख रहा है तो आप अच्छे से आंसर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है। इन सारे क्वेश्चन के एंडिंग के बाद जब हम फिनिश करेंगे तो मैं आपको ये गारंटी तो बिल्कुल दूंगा कि सीएसआर में अभी से जब भी कोई कैंसर का क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाएंगे, इस सेशन के खत्म होने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ। चलिए, जी और कोई आंसर देना चाहे तो लास्ट 10 सेकेंड्स। चलिए, ऑन्कोजिन क्या है तो हम जानते हैं, तो देखिए एक सेंटेंस पढ़ते हैं। An oncogene never code for cell cycle protein which promote the cell proliferation. Oncogene are always involved in inherited form of cancer. An oncogene code for a protein that prevent a cell from undergoing apoptosis. An oncogene is a dominantly expressed mutated gene that render a cell advantageous towards survival. ये दोनों ही सही जैसे ही लग रहे हैं, राइट। तो आंसर 4 इज द प्रॉपर। जब ऐसा कुछ हो कि आपको लगे कि 2 या 3 आपको सही जैसे लग रहे हैं, तो जब आपको क्या करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको सिलेक्ट करना है कि उसमें से जो डेटा बैठ रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट वो कौन सा। यहाँ पे पूछा क्या है, डिफाइन पूछा है, वर्क नहीं पूछा है। ये डिफाइन ये कह सकते हैं कि सेल को ग्रोथ से बचा सकता है, ऐसा तो नहीं पूछा कि वो क्या करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का दिसंबर का, which of the following event will not usually lead to transformation of normal cell into cancer cell, कि इनमें से क्या होगा तो कैंसर नहीं होगा, कौन से इवेंट में कैंसर आपको नहीं होगा। जिजिन जॉनसन जी प्लीज आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए अपने स्क्रीन, आपका शायद नेट कम धीरे आ सकता है।
जी क्या लग रहा है आपको ऑप्शन? बहुत ही सीधा सा इसका आंसर है, आराम से पढ़े आप। चलिए बता ही देते हैं, इसमें से कहाँ पे कैंसर नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो कहाँ पे नहीं होगा, पहला देखिए, गेन ऑफ फंक्शन ऑफ ऑन्कोजीन, ये तो जरूरी है कैंसर के लिए। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन, ये भी जरूरी है कैंसर के लिए। गेन ऑफ फंक्शन ऑफ जीन इन्वॉल्व इन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज रिपेयर, ये तो डीएनए रिपेयर कर रहा है, यानी कि अगर म्यूटेशन हुआ तो उसको रिपेयर कर रहे हैं, इसका तो कैंसर से कोई वास्ता है ही नहीं, क्योंकि इसका गेन ऑफ फंक्शन, अगर लॉस ऑफ फंक्शन होता तो शायद इसको हम कैलकुलेट कर सकते थे इन द ऑन्कोजीन, यानी कि कैंसर होने के लिए। लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक रिलेटेड जीन, यानी कि जो एपोप्टोसिस नॉर्मल सेल को जो डेथ करवाते हैं, उनमें अगर लॉस आ गया जीन का तो भी अच्छा है, तो भी कैंसर होगा ही। तो आंसर इज क्लियरली 3। ये देखिए 2013 का। और ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन, इसमें भी देखिए आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर निकालना है। बताइए आपके हिसाब से क्या है, किसको हम बोल पाएंगे कि ट्यूमर सप्रेसर जीन, इसको हम बोल सकते हैं? जी, इस बार बहुत रिस्पांस नहीं आ रहा है, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट हो रहे हैं, आप भी दीजिए। मैं किसी का नाम नहीं बोलूंगा अगर आपने गलत भी दिया तो, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। आप आंसर देते रहिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपका राइट हुआ, अगर रॉन्ग हुआ तो आपको पता चलेगा कि क्या गलती थी। चले बता देते हैं, आगे क्वेश्चन बहुत है। तो देखिए, वन whose function bring about regression of tumor is one where mutation are shown to cause or associate with tumor, is inactivated by oncogene, it's inhibit the progression of the cell cycle by phosphorylated cyclin। दो तो है ही नहीं, ये पिछले दो तो, अभी इसमें से ढूंढिए ए और बी में से। is one whose function bring about regression of tumor is one where mutation are shown to cause or associated with the tumors। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर बी है। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट आंसर आप बोल सकते हैं, इसका ट्यूमर हर बार तो आता नहीं। हेलो, ऑडियो इज क्लियर? हेलो। तो आंसर इज बी, कि जिसका अगर ट्यूमर, अगर म्यूटेशन आ जाए तो वो ट्यूमर कोज कर सकता है, जैसे हमने बोला था कि इसमें ऑन्कोजिन में। ये देखिए, तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का, बहुत ही इजी। ढूंढिए इसका आंसर, अगर कोई दे दे तो मैं उसको मान जाऊं कि मैंने अच्छा पढ़ाया। 2017 का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप आराम से पढ़ेंगे तो आपको इजीली आंसर आ जाएगा, और मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने अच्छा तो पढ़ा है कि आप इतना आंसर तो दे ही सकते हैं। जी बताइए। बहुत ही इजी है। जी जी, बढ़िया बढ़िया। दो रिस्पॉन्स तो आप भी इतनी जल्दी पढ़ लिया, अरे वाह, प्राउड ऑफ यू माय बॉयज एंड गर्ल्स।
आराम से पढ़िए, इस पे तो हमने बहुत ही ज्यादा डिस्कशन किया था। जी बताइए। अरे वाह मोनिका जी, आपने तो क्या किया A2, ओके सॉरी सॉरी। जी बढ़िया, बहुत सारे आंसर आ गए तो हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्या बोला है सिंपली, कौन सा राइट है इसमें से? प्रोटॉन कोजिन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट कैंसर बाय गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, whereas tumor suppressor gene lead to the cancer development by loss of mutation। क्या खराबी है? सही तो है, तो A इज राइट। अभी देखिए CSR में मेन स्ट्रेटजी है ऑप्शन एलिमिनेशन। अब ये आपको पता चलेगा कि स्टेटमेंट ए इज राइट, तो जिसमें स्टेटमेंट ए नहीं है वो ऑप्शन निकाल दीजिए। किसमें नहीं है? ऑप्शन 4 में। तो ये देखिए फोर्थ ऑप्शन निकल गया। आपको 3 ऑप्शन में से अभी क्या करना है? आंसर ढूंढना है। प्रोटॉन कोजिन रिजल्ट इन अ डेवलपमेंट ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन, बिल्कुल नहीं, बे तो निकल गया। जिसमें बी हो वो भी निकाल दो, जिसके आंसर में बी हो वो निकाल दो। ये देखिए ए भी निकल गया और 4 भी निकल गया। ये देखिए म्यूटेशन इन बोथ allele of a proto-oncogene is required for induction of cancer। म्यूटेशन इन बोथ allele किसमें बोला है? प्रोटोन में। बिल्कुल नहीं, उसमें तो एक भी चलेगा। बोथ allele तो किसमें चाहिए? ट्यूमर सप्रेसर जीन में। तो सी भी नहीं आएगा, सी जिसमें वो निकाल दो। ये भी निकल गया। डी को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर आएगा ए एंड डी। पढ़ लेते हैं फिर भी। म्यूटेशन इन वन ऑफ द टू allele in the proto-oncogene is sufficient for induction of cancer, whereas mutation in both the alleles of a tumor suppressor gene is required for promoting tumorigenesis। बिल्कुल सही, आप सभी ने सही जवाब दिया। जिन लोगों ने शायद गलती कर दी तो आप अब समझ गए होंगे कि क्यों आंसर 3 इज राइट। ये देखिए मैंने बोला था इस पे कि ये चीज याद रखना। देखो आ गई ना, 2018 का बहुत ही रिसेंट है। सर्वाइकल कैंसर कॉजिंग पेपिलोमा वायरस प्रोड्यूस टू ओंकोजीन E6 एंड E7, कौन सा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? बताइए। ई किसको करेगा? E6 और E7 किसको करेगा? इसमें से ऑप्शन 3 और 4 तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, तो इसको तो कोई लिखिएगा भी मत, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये तो लिखना ही मत। जी बहुत ही ज्यादा खिचपिच है इसमें। ए और बी में ज्यादा टेंस माहौल हो चुका है, क्योंकि दो ही तो मैंने बोला है अभी देने के लिए। बोला था तो भी याद रखना। जिन लोगों ने आंसर 2 दिया है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बिल्कुल सही है, 5 करोड़ जीत गए आप। बिल्कुल सही, आपकी मेमोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसका आंसर दो। अगर इसका आंसर किसी ने दे दिया तो उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। इसके लिए आपको मिलेंगे 4 मिनट। 4 मिनट है आपके पास, आंसर दीजिए। जो भी सही आंसर देगा और मैं जब समझाऊंगा आंसर तभी आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत इजी है। तो ऐसा मत देखना कि हार्ड है, इसलिए थोड़ी कॉमन सेंस चाहिए। जो भी आंसर देगा उसको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। जो पहला सबसे आंसर देगा, जिसका पहला सही आंसर आ गया, उसको मिलेगा बहुत ही अच्छा सरप्राइज गिफ्ट। गिफ्ट तो सबको पसंद ही है। चलिए इसमें 2 बार आंसर देने की अवेबिलिटी नहीं है। आपने जो लिख दिया वो लिख दिया, फिर करेक्शन नहीं होगा। बताइए, बहुत ही इजी है।
आराम से सोचिए, बताइए। सब रुक क्यों गए? चलिए, कुछ तो आया है, देखिए किसका आया है। बढ़िया, और बढ़िया। अरे वाह, चलिए चलिए, आंसर देते रहिए। तो इसका सही उत्तर हमें मिल चुका है और वो हमें दिया है पूर्वी पटेल जी ने। उनके मेरे बहुत ही अच्छा गिफ्ट आ जाएगा शाम होने से पहले, रात होने से पहले। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। जिन लोगों ने शायद गलती कर दी समझने को, आराम से क्वेश्चन को समझना। A virus infect a particular cell type, integrate into the genome into a site that contain a protoncogene. Protoncogene के एक साइट पे वो घुस चुका है। Transform the cell and increase the level of protein X. प्रोटीन X का लेवल उसने बढ़ा दिया। अब प्रोटीन X का काम क्या है? Which increase the cellular proliferation, यानी कि X क्या करेगा? X ऑन्कोजिन है जो सेल के ग्रोथ को बढ़ाएगा। अभी which increase a compound P is known to increase the level of tumor suppressor protein in that cell type, whereas the compound X is help to stimulating a protein can bind to Z. अभी दो चीजें हमें बोली है। एक तो प्रोटीन P है, P क्या करेगा? P करेगा X को, P क्या करेगा? ट्यूमर सप्रेसर जीन है। और दूसरा बोला है Q, Q क्या करेगा? Q बनाएगा Z को, स्टिमुलेट करेगा। Z क्या करेगा? X को स्टॉप करेगा। अभी पूरा का पूरा माहौल समझिए। एक जीन आया है जो एक्स को बढ़ावा देता है। एक्स क्या करेगा? एक्स करेगा सेल का प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये तो सेल ग्रोथ को बढ़ाएगा। अभी दो प्रोटीन दिए गए हैं, पी एंड क्यू। पी नॉर्मली ट्यूमर को रोकेगा, यानी कि अल्टीमेटली वो एक्स को रोकेगा। और दूसरा है क्यू, क्यू क्या करेगा? बढ़ावा देगा जेड को, और वो रोकेगा एक्स को, यानी कि अल्टीमेटली एक्स राजा है, उसको रोकने के लिए दो है, पी एंड क्यू। अभी तो आपको शायद पता चल ही गया होगा, इतनी बड़ी स्टोरी की है इन लोगों ने आपको घुसवाने के लिए। अभी देखिए, यहाँ पे देखिए कि किन किन में क्या क्या जीन प्रेजेंट होंगे तो कितना सेल का ग्रोथ बढ़ेगा, लंबा बार यानी कि लंबा सेल ग्रोथ। अभी देखिए ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पे क्या लिखा है? सभी में सेल ग्रोथ बढ़ जाएगा। अगर किसी में Q प्लस है, किसी में P प्लस है, तो कहीं तो सेल में ग्रोथ में डिफरेंस होगा, ऐसे तो सेल बढ़ता जाएगा नहीं। तो चलिए ए तो नहीं है। अभी देखिए दूसरा, देखिए पहला है कि जब दोनों नहीं हो, P और Q नहीं हो, तो X को रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो तो सेल ग्रोथ बढ़ाएगा। अभी देखिए P है लेकिन Q नहीं है, तो आधा ग्रोथ होगा, क्योंकि P क्या करेगा? X को रोकेगा, लेकिन आधे तक रोकेगा। फिर Q है, P नहीं है, फिर भी क्या होगा? वो भी क्या करेगा? X को रोकेगा, तो आधा रोकेगा। लास्ट वाला देखिए, P एंड Q दोनों है तो सेल ग्रोथ बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा भाई? बिल्कुल नहीं होगा, बहुत लो हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या करेंगे? X पे अटैक करेंगे। तीसरा ऑप्शन देखिए, P और Q नहीं है कि जो X को रोकते हैं, वो नहीं है, तो क्या होगा? सेल का ग्रोथ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि X को रोकने वाला कोई नहीं है। फिर देखिए सिर्फ और सिर्फ P है, Q नहीं है, तो X को आधे तक रोकेगा, यानी कि आधा ग्रोथ होगा। फिर सिर्फ Q है, P नहीं है, फिर भी आधा होगा। जब दोनों है तो दोनों मिल बांट के खाएंगे और मिल बांट के X को रोकेंगे, जिसकी वजह से सेल ग्रोथ बहुत ही कम हो जाएगा। तो आंसर इज क्लियर। इसी पूर्वी पटेल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत ही अच्छा प्रेजेंट मिल जाएगा कुछ समय में। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है। इसके लिए आपको इन तीन चीजों का काम मालूम होना चाहिए, तो आप आंसर दे सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं डालूंगा। बताइए।
अभी मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा हमारे स्टूडेंट के, जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। फिर लास्ट टाइम अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मैं आपके नाम लेके बोलूंगा कि आपको शायद समझ में नहीं आया है। क्योंकि अगर आप आंसर नहीं देंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अच्छे से नहीं पढ़ाया है। मुझे बुरा लगता है यार। प्लीज आंसर दो। इतनी अच्छी ऑडियंस है, इतने अच्छा आंसर आ रहा है इतने हार्ड क्वेश्चन के। मजा आता है इंटरेक्शन में। चलिए बढ़िया। एक राज खोल देता हूँ, आप सभी के आंसर राइट ही आ जाएंगे। ये तीनों ऑन्कोजिन्स हैं, यानी कि ये प्रोटीन को बढ़ावा देते हैं। तीनों के तीनों ऑन्कोजिन्स के प्रोटीन को बढ़ावा देते हैं। अभी बताइए क्या आंसर होगा। अरे वाह, सभी के आंसर सही है। बहुत है बढ़िया। होशियार है सब। अरे वाह, सभी के सभी राइट। सभी के सभी बच गए। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें टाइम जाया नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आगे भी क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ये तो क्वेश्चन इजी है, लग रहा है लंबा लेकिन बहुत ही इजी है। बताइए टोपो आइसोमर्स क्या है, पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। ये हमें पढ़ना, कौन सा ट्रू नहीं है, नॉट। कौन सा टोपो आइसोमर्स अगर होगा तो ट्रू नहीं है। ये पूरा पढ़ लेना, फिर देखा है नॉट, कौन सा राइट नहीं है। बताइए। कौन सा सही नहीं है। टोपोआइसोमर्स का सेल ग्रोथ में काम रहता है, यानी कि जो कैंसर सेल है वो तो कंटिन्यूस सेल ग्रोथ करते रहेंगे, तो टोपोआइसोमर्स उसमें तो बढ़िया रहेगा, हायर लेवल में रहेगा, तो ये तो राइट है। फिर the transient DNA break created by topoisomers are usually converted to permanent break in the genome in the presence of topoisomerase targeted drug। बिल्कुल सही है। अगर टोपोआइसोमर्स को बंद कर दोगे तो जहां पे भी कट लगा है तो उसको ठीक करने के लिए कोई है ही नहीं, तो ये भी राइट है। तो बचा कौन, 3 और 4। as cancer cell often have a impaired DNA repair pathway, they are more susceptible towards topoisomerase drug। the drug which specifically target topoisomerase usually do not affect normal fast growing cells। किसने बोला, टोपोइसोमर से टोपोइसोमर, ऐसा नहीं कि कैंसर सेल में अलग मॉडिफाइड आ गया है। सब में सही है, जहां पे काम करेगा वहां पे करेगा ही। तो आंसर इज 4, जो कि रॉन्ग सेंटेंस है। तो इस स्लाइड में मैंने पूरा का पूरा रखा भी आपके लिए, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। ये देखिए, इसके आंसर में भी एक गिफ्ट है आपके लिए। जो पहले उत्तर देगा सही जवाब, उसको एक गिफ्ट मिलेगा। बताइए। ये डिफिकल्ट नहीं है, ट्रिकी है।
बताइए। जी। अरे अरे सभी का सही है। तो देखेंगे कि पहला सही किसने लिखा है। पहला सही लिखा है सिद्धार्थ रामानुज जी ने, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको भी एक अच्छा गिफ्ट मिल जाएगा। ये देखिए पूरा पाथ में मैंने रखा हुआ है, आपको पीपीटी भेज दूंगा तो आप आराम से देख लेना। ये देखिए, इस आंसर को दीजिए, ये तो बहुत इजी है, ये तो मुझे विद इन मिनट आंसर चाहिए। बहुत ही ज्यादा इजी है ना। आपको एक क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू देखिए और ऊपर देखिए कि क्या लिखा है, नॉट करेक्ट। अरे बहुत बढ़िया। पहले ऑप्शन में पहले लिखा दिया है स्टेम सेल डू नॉट डिवाइड, यहाँ से ही पूरी बात खत्म हो गई, 4 मार्क्स आ गए। क्योंकि पहली बात स्टेम सेल डिवाइड नहीं होंगे तो सेल कहाँ से बनेंगे, यहाँ से बात खत्म हो गई थी। ये तो इनकरेक्ट है और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। कैंसर का क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन का है, रेप्लिकेशन का। नॉट करेक्ट पूछा है, यहाँ पे देखिए स्टेम सेल नॉट डिवाइड, बहुत गलत बात है, बात फिनिश। ये देखिए सीएसआर वाले भी है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सिली क्वेश्चंस। ये बताइए, ये थोड़ा ट्रिकी है। A patient with a breast cancer was given a dose of radiation along with the chemotherapy and was apparently cured the tumor. एक पेशेंट है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, उसको हमने थोड़ा बहुत क्योर कर लिया है। आफ्टर 5 years a tumor was noticed in the patient lung, ब्रेस्ट में था अभी लंग में आ गया है, but the doctor confirmed that it was a derived from the cell of a mammary gland, यानी कि जो ब्रेस्ट के सेल है वही पाए गए किस में, लंग में। द फॉलोइंग पॉसिबिलिटी सजेस्टेड बाय डॉक्टर, तो क्या हो सकता है, कौन सा रीजन है ऐसा कि क्योर थोड़ा बहुत हो गया, फिर भी 5 साल के बाद वो माइग्रेट हो गया, मेलिग्नेंट में ट्रांसफर हो गया। क्या हो सकता है ये, देवी और सज्जनों, क्या विचार है आपके। जनता जानना चाहती है, डॉक्टर जानना चाहते हैं। जी, उत्तर आ रहे हैं सभी के, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। पूर्वेश जी, बैक्टीरिया का कुछ लेना देना है ही नहीं कैंसर से। बैक्टीरिया का तो ऑप्शन उन्होंने हाथ पैर भी ना रख दिया है, ना हाथ है ना पैर है उस ऑप्शन के। जी आप सभी राइट हैं, ऑप्शन इज ओनली बी, कि वहां पे क्या हुआ है, माइग्रेशन हुआ है और कुछ नहीं, ओनली बी। अभी आप सब थक ही गए होंगे, तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं, लेकिन क्यूएन सेशन 2 अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। एक सेकेंड, इसका आप आंसर दीजिए। जी, सच्चा आंसर देना। मेरे ख्याल से कैंसर का हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है,
आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगा, क्योंकि कैंसर के क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पाए जाते हैं, कई बार तो 2-2 भी पाए जाते हैं। मेरे ख्याल से ये हेल्प आपको बहुत रहा होगा। इससे पहले भी मैंने वेबिनार लिए हैं, वो हमारे चैनल रविश माइक्रोबायोलॉजी में प्रेजेंट है, रिकॉर्डेड, आप वो भी देख लेना, जिसमें हमने लिया था एग्रोबैक्टीरियम। बहुत सारे लोग यहाँ से थे स्टूडेंट्स, एग्रोबैक्टीरियम लिया था और एबीसीडी मॉडल लिया था। एक बार वो भी आप एक बार चेक कर लेना। चलिए अब एक दूसरी पोल रखते हैं, इसका बताइए। आपको ऐसा कुछ फिर से भरना है तो बनाऊं और एक ऐसा ही टॉपिक? अरे वाह, सभी को आंसर तो देता नहीं बहुत सारे। बहुत बढ़िया। चलिए अगर आपका कोई क्वेश्चन ना हो, चलिए एक मिनट देता हूँ क्वेश्चन के लिए। अगर क्वेश्चन ना हो तो एक फ्री अनाउंसमेंट कर दूं कि ऐसा ही अगर आपको टॉपिक्स के नोट चाहिए, जैसे अभी आपने पीपीटी देखी, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स के मेरे पास नोट्स हैं। ऊपर से आपको मिलेंगे यूनिट वाइज, जो 13 की तरह यूनिट है, अब तक के 2012 से पूछे गए सारे क्वेश्चंस लाइन में विद आंसर रखे हुए हैं। प्लस आपको एनसीईआरटी की नोट्स मिलेगी पार्ट बी के लिए। प्लस आपको 60 प्लस टॉपिक के नोट मिलेंगे, जो टॉपिक मोस्टली पूछे जाते हैं, उसमें से कैंसर भी एक है। आज की पीपीटी है, उस वही टॉपिक में रखी हुई है, एडवांस है। ये सब आपको मिलेंगी ओनली एंड ओनली 499 में। आपको सिर्फ और सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप क्लिक करना है और कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा हो तो नंबर लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बताइए हेल्पफुल रहा या नहीं। लिखिए आप चैट बॉक्स में, पसंद आया या नहीं। कैंसर के बारे में अभी लाइमलाइट हुई या नहीं आपके जीवन में, काम आएगा आपको अगले अटेम्प्ट्स में, सीएसआई को छोड़ के भी नॉलेज की अगर रूप से देखें। अरे बहुत बढ़िया, थैंक यू, यू गाइस आर माय मोटिवेशन। आप ऐसे हमसे बने रहिए, ऐसे बहुत मैं रखने वाला हूँ। मेरा तो प्लानिंग भी है कि अभी तो पता नहीं है सीएसआर कब आएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जब भी आएगा तो 1 या 2 दिन पहले मैं पूरा 6 घंटे का रखने वाला हूँ सेशन, जिसमें हम ऑलमोस्ट 13 यूनिट्स को कंप्लीटली समराइज करके रिवाइज करेंगे, जो आपको बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि लास्ट डे में हमको रिवीजन करना रहता है। तो हम लास्ट के 2 दिनों में पूरा का पूरा रिवीजन का पूरा बैच रखेंगे। जी सोनिया जी, यहाँ पे आप देखिए व्हाट्सएप नंबर लिखा है, इसको आप लिख लीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप करना अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। जी सोनिया जी, एक मिनट आपको फ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार स्क्रीन। एक सेकेंड। एक सेकेंड, आपका शायद मेरा पोल अभी रुका हुआ है। एक सेकेंड, सॉरी। अभी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। एक्सट्रीमली सॉरी, पोल में बंद करना भूल गया था, बहुत ही बड़ा सॉरी आपको, बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली सॉरी। बताइए, वाज इट हेल्पफुल? ये नंबर नोट कर लीजिए आप सभी। आपको कोई भी क्वेरी हो, नोट ना चाहिए तो भी, हम तो आपसे जुड़े रहने वाले हैं और आप हमारे कांटेक्ट में ही रहिएगा। आपको आगे के वेबिनार्स के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी, और जैसे एग्जाम नजदीक आएगी बहुत सारे वेबिनार बढ़ जाएंगे, आपको पूरा का पूरा मुफ्त में ज्ञान देने का मैंने ठेका उठाया हुआ है, और आपको मिलेगा भी। आप सभी पास हो जाओ, ऐसी मेरी भगवान से शुभकामना है। और ये लॉकडाउन का टाइम बहुत अच्छा है, आप अभी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। जी पीपीटी आपको मिल जाएगी, जो भी लोग अभी जुड़े हुए हैं हमसे, उन सभी को पीपीटी आज के आज मिल जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। और जो लोगों ने गिफ्ट जीते हैं, पूर्वी पटेल जी, उनके लिए बहुत बड़ा मैं क्लैप करता हूँ। और सिद्धार्थ रामानुज जी, बहुत अच्छे से आपने आंसर दिया, सभी ने आंसर दिया है, आप सभी को मिल जाएगा।
आप सब घर पे आराम से रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम। जी, इसके पहले वाली पीपीटी भी आपको मिल जाएगी। ये देखिए हमारे 3 कॉन्टैक्ट है, आप इस हमसे इस बार इस कॉन्टैक्ट से जुड़े रहिए। आप अगर यूट्यूब में हैं तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको 318 वीडियो इसी तरह के बहुत अच्छे आपको मिल जाएंगे। रविश माइक्रोबायोलॉजी आप सिर्फ लिखिए यूट्यूब पे, मेरा चैनल आ जाएगा। सभी ऐसे ही मैंने पढ़ाया हुआ है बढ़िया से। CSR नेट लाइफ साइंस मेरा चैनल है इसमें इंस्टाग्राम में, और आप मुझे एसएमएस भी कर सकते हैं, थ्रू द ईमेल कर सकते हैं ravismicrobiology@gmail.com पे। चलिए, बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। आप सभी को बहुत बड़ा बेस्ट ऑफ लक। तो आपसे विदा लेने का टाइम आ गया। देवी स्टूडेंट, मन तो नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी ऑडियंस मिली है मैं आज यहाँ पे। चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं बाद में। टेक केयर।